आदाब और सलाम। मैं आपका साथी सरताज। काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला। इस बीच मैं इलाहाबाद की यात्रा पर गया था और इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के आवास पर मैंने एक पुस्तकालय में इस किताब का परचेजिंग किया। यह आत्मकथा है जो बापू के द्वारा लिखी गई है। इस किताब को मैंने बस यूं ही अपने शौक़ के लिए कि मैं एक किताब खरीदूंगा और उसे थोड़ा बहुत देखूंगा, परंतु जब इस किताब को पढ़ते गया तो काफ़ी रस भरा लगा। इस किताब का मैं कुछ छंद अंश आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके पेज संख्या 3 पर इन्होंने अपनी जन्म तिथि को दर्शाया है जो 2 अक्टूबर 1839 ईस्वी, जगह पोरबंदर अथवा सुदामापुरी है। पेज संख्या 4 पर शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उसमें एक शब्द केटल था, मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे। पेज संख्या 4 पर ही शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करके जाता था। यहाँ इस किताब में अलग अलग तरह के टॉपिक दिए गए हैं, परंतु इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं अपने समझ से उसे इस टॉपिक में ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह जानकारी ज़्यादा मेहनत मेरे द्वारा और कम मेहनत आपके द्वारा करके आप तक पहुँचाई जा सके। पेज संख्या 12 पे 18 साल की उम्र में ये विलायत गए। पेज संख्या 13 पर यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और काम लेते, अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए। इसे अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत या क्रिकेट में, फुटबॉल में गया ही न था, जो इन्हें बापू ने अब यहाँ इस किताब में दर्ज किया है। मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्या अभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। पेज संख्या 14 पे बापू ने लिखा है, मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का एक आवश्यक अंग है। पेज संख्या 23 पर इन्होंने स्त्री के बारे में 2 शब्द कहे हैं। इस हिंसा के लिए मैंने अपने को कभी माफ नहीं किया है। ऐसे दुख हिंदू स्त्री ही सहन करती है और इसी कारण मैंने स्त्री को सदा सहनशीलता की मूर्ति के रूप में देखा है। नौकर पर झूठा शक किया तो वह घर छोड़कर जा सकता है। पुत्र पर ऐसा शक हो तो वह पिता का घर छोड़ देता है। मित्रों के बीच शक पैदा हो तो मित्रता टूट जाती है। स्त्री को पति पर शक हो तो वह मन मसोस कर बैठ जाती है, पर अगर पत्नी पर शक करे तो पत्नी बेचारी का तो भाग्य ही फूट जाता है। पेज संख्या 24 पर इन्होंने आत्महत्या के प्रयास को जिक्र किया है। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? सुना था धतूरे के बीज के खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल गए और धतूरे का बीज ले आए। शाम का समय तय किया, केदारनाथ जी के मंदिर में दीपमाला चढ़ाई, दर्शन किए और एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, परंतु आत्महत्या करना सरल नहीं। इसलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी भी देता तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, अथवा यह कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं। पेज संख्या 26 पर अहिंसा का पाठ जो इन्होंने अपने घर से लिया। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए। मैं कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथों में दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, आंखों से मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मेरे लिए यह अहिंसा का पद पाठ था। इस किताब में अनेकों बिंदु, अनेकों रस आपको मिलेंगे जो अनछुए मुझे लगे, परंतु
इसके कुछ छंद बिंदु को ही मैं यहाँ आपके से शेयर कर रहा हूँ। पेज संख्या 34 पर खुद को कमजोर स्वीकारना। अध्यापकों के व्याख्यानों में न रस आता और न मैं उन्हें समझ पाता। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। यह विद्यार्थियों के बारे में इन्होंने दूसरा वाक्य लिखा। पेज संख्या 36 पर बैलगाड़ी की यात्रा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। उन दिनों रेल नहीं थी, बैलगाड़ी का रास्ता था। 5 दिन में पहुंच जाता। पेज संख्या 44 पर खुद का रोना स्वीकार किया। देश की याद खूब आती, माता का प्रेम मूर्तिमान होता था। रात पड़ती और मैं रोना शुरू करता। पेज संख्या 52 पर इन्होंने फिर छात्रों के बारे में ही कुछ रिलेटेड बातें लिखी हैं कि हिसाब किताब। मोटर में आने जाने का अथवा डाक का खर्च भी हमेशा लिखता था और सोने से पहले हमेशा अपनी रोकर मिला लेता था। यह आदत अंत तक बनी रही। यदि हर एक नवयुवक उसे मिलने वाले थोड़े रुपयों का भी हिसाब खबरदारी से करेगा तो उसका लाभ वह भी उसी तरह अनुभव करेगा जिस तरह भविष्य में मैंने और मेरी जनता ने किया। पेज संख्या 53 वर्जिश का ख्याल। घर मैंने ऐसी जगह पसंद किया जहां से काम की जगह पर आधे घंटे में मैं पैदल पहुंचा जा सके और गाड़ी भाड़ा बच सके। इससे पहले जहां जाना होता वहां गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता था। अब काम पर जाते हुए ही घूमने की व्यवस्था जम गई और व्यवस्था के कारण मैं रोज 8-10 मील तक आसानी से घूम लेता था। 54 नंबर पृष्ठ पर इन्होंने छात्रों के बारे में पुनः दोबारा लिखा कि समय पत्रक बनाया, एक एक मिनट का उपयोग किया। पेज संख्या 64 पर बोलना। कम बोलने वाला बिना विचारे नहीं बोलेगा, वह अपने प्रत्येक शब्द को तौलेगा। अक्सर मनुष्य बोलने के लिए अधीर हो जाता है। पेज संख्या 82 पर बैरिस्टर बनना। इंग्लैंड के कानून का अध्ययन मैंने 9 महीने में काफ़ी मेहनत के बाद समाप्त कर सका, क्योंकि ब्रूम के कॉमन लॉ नामक बड़े परंतु दिलचस्प ग्रंथ का अध्ययन करने में ही काफ़ी समय लग गया। स्नेल की इक्विटी को रसपूर्वक पढ़ा, पर उसे समझने में मेरा दम निकल गया। पढ़ने में इन्होंने काफ़ी समय दिया है। परीक्षाएं पास करके मैं 10 जून 1891 के दिन बैरिस्टर कहलाया। 11 जून को 2.5 शिलिंग देकर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में अपना नाम दर्ज करवाया और 12 जून को हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। मैं अनुभव किया कि कानून तो मैं निश्चय पढ़ चुका हूँ, परंतु ऐसी कोई भी चीज़ मैंने सीखी नहीं जिससे मैं वकालत कर सकूं। पेज संख्या 85 पर परखना। वकील को मनुष्य स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। उसे चेहरा देखकर मनुष्य को परखने आना चाहिए। पेज संख्या 92 पर इन्होंने अपनी जाति का जिक्र लिखते हुए यह कहा है कि मैं बंबई के लिए रवाना हुआ, वहाँ घर बसाया, रसोईया रखा। रसोईया मेरे ही जैसा था, ब्राह्मण था। इन्होंने आत्मकथा में इस बिंदु का जिक्र किया है। पेज संख्या 112 पर मैरिट्सबर्ग में स्टेशन पर हादसा। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटाल की राजधानी मैरिट्सबर्ग पहुंची। यहाँ बिस्तर दिया जाता था। रेलवे के किसी नौकर ने आकर पूछा, आपको बिस्तर की ज़रूरत है? मैंने कहा, मेरे पास अपना बिस्तर है। वह चला गया। इस बीच एक यात्री आया, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे भिन्न वर्ण पाकर परेशान हुआ। बाहर निकला और 1-2 अफसरों को लेकर आया। किसी ने मुझे कुछ न कहा। आखिर एक अफसर आया, उसने कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डब्बे में जाना होगा। मैंने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, इसकी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिरी डब्बे में जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे इस डब्बे में डरबन में बैठाया गया और मैं इसी डब्बे में जाने का इरादा रखता हूँ, ऐसा बापू ने कहा। अफसर ने कहा, यह नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा और उतरे न तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद ना उतरूंगा। सिपाही आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे धक्का देकर नीचे उतार दिया। मेरा सामान उतार दिया। मैं दूसरे डब्बे में जाने से इनकार किया और ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में रात भर बैठा रहा। मैं दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो आगे जाने का फैसला लिया। सवेरे ही मैंने जनरल मैनेजर को शिकायत का लंबा तार भेजा, दादा अब्दुल्ला को खबर भेजी
अब्दुल्ला सेठ तुरंत जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, पर बतलाया कि मुझे बिना किसी रुकावट के मेरे स्थान तक पहुंचाने के लिए स्टेशन मास्टर को कह दिया है। अब्दुल्ला सेठ ने मैरिट्सबर्ग में हिंदू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए कहा। रात पड़ी, ट्रेन आई, मेरे लिए जगह तैयार थी। बिस्तर का जो टिकट मैंने डरबन में कटाने से इनकार किया था वह मैरिट्सबर्ग में कटाया। ट्रेन मुझे चार्ल्स टाउन की ओर ले चली। अब आगे एक पेज संख्या 114 और 115 पर गांधी पर हुई तमाचों की वर्षा। यह इस किताब में ही आपको देखने को मिलेगा। लगभग 3 बजे सिक्रम घोड़े वाली गाड़ी पार्टी को पहुंची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहां मैं बैठा था वहां वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी होगी, इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिये पर बिछाकर कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझको कोचवान के पास बैठना है। इसलिए मैंने डरते डरते उनसे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैं वहाँ अपना अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मेरे सीट से हटाकर मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं मुश्किल से इतना कह पाया कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बांह पकड़कर मुझे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सींचे थे। मैं भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर सींचे न छोड़ूंगा। यात्रियों में से कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठने दो, उसे नाहक में मत मारो, उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर ही बैठने दो। सीटी बजी, सिक्रम चली, मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता रहा, उंगली दिखाकर बरबराता रहा, याद रख स्टैंडर्ड टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता रहा। मैं सिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ इस हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और इस आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर वह मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर जगह दी जाएगी। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेश भेजा, स्टैंडर्ड टन से बड़ी सिकड़म जाती है और कोचमान वगैरह बदले जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास जगह दी जाएगी। इस प्रकार उनकी सिक्रम की यात्रा में ये कष्ट था। पेज संख्या 185 पर पत्नी का शिक्षक। हिंदू समाज में ब्याह बचपन में होने के कारण और मध्यम श्रेणी के लोगों में पति के प्राय साक्षर और पत्नी के प्राय निरक्षर होने के कारण पति पत्नी के बीच जीवन में अंतर रहता है और पति को पत्नी का शिक्षक बनना ही पड़ता है। पेज संख्या 192 जानलेवा हमला। मुझ पर कंकरों और सड़े अंडों की वर्षा शुरू हुई। किसी ने मेरी पगड़ी उछाल कर फेंक दी, फिर लातें शुरू हुई। मुझे गश आ गया, यानी बेहोशी। मैंने पास के घर की जाली पकड़ ली और दम लिया। वहां खड़ा रहना तो मेरा संभव ही न था। तमाचे पड़ने लगे। सुपरिटेंडेंट ने मुझे थाने में आश्रय लेने की सलाह दी। मैंने इनकार किया और कहा, जब लोगों को अपनी भूल मालूम हो जाएगी तो वे शांत हो जाएंगे। मुझे उनकी न्याय बुद्धि पर विश्वास था। मेरी पीठ पर छिपी मार पड़ी थी। एक जगह थोड़ा खून निकल आया था। पेज संख्या 202 स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता के लिए निरक्षर रहकर आम रास्ते पर गिट्टी फोड़ना गुलामी में रहकर अक्षर ज्ञान प्राप्त करने से कहीं अच्छा है। पेज संख्या 210 उपवास का तात्पर्य। यह उपवास हिंदू एवं मुस्लिम लोगों द्वारा रखा जाता है। इसके मुतालिक बापू ने बहुत अच्छी बात इसमें कही हैं। उपवास के दिनों में वे उपवास की समाप्ति पर क्या खाएंगे इसके विचारों का स्वाद लेते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि न
स्वादेंद्रियों का संयम सधा और न जनेंद्रियों का। उपवास की सच्ची उपयोगिता वही होती है जहाँ मनुष्य का मन भी देह दमन में साथ देता है। तात्पर्य यह कि मन के विषय भोग के प्रति विरक्ति आनी चाहिए। मन के विषय भोग के प्रति विरक्ति आनी चाहिए। पेज संख्या 225 पर पखाने की सफाई। गंदगी की हद नहीं थी, चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था। पखाने कम थे, उसकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखाया, उसने साफ इनकार करते हुए कहा, यह काम तो भंगी का है। मैंने झाड़ू मांगा, वह मेरा मुंह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला और पखाना साफ किया। पेज संख्या 241 पर लोगों में आदत सुधार। तीसरे दर्जे की यात्रा के अपने 1902 के अनुभव में और 1915 से 1919 तक के मैंने दूसरी बार ऐसे ही अखंड अनुभव में मैंने बहुत अंतर नहीं पाया। यह महाव्याधि का एक ही उपाय मेरी समझ में आया और वह यह है कि शिक्षित समाज को तीसरे दर्जे में यात्रा करनी चाहिए और लोगों की आदतें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा यह अनुभव है कि ऐसा करने में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। पेज संख्या 252 परदेश। उस समय मैं मानता था कि जो नौजवान देश में कोई कमाई न करते हों, वह साहसी हों, तो उनके लिए परदेश चला जाना अच्छा है। पेज संख्या 267 इलाज। जोहान्सबर्ग में मुझे कब्ज रहता था और कभी कभी सिर भी दुखा करता था। मिट्टी का उपचार तुरंत शुरू कर दिया। उपचार इस प्रकार था, खेत की साफ लाल या काली मिट्टी लेकर उसमें प्रमाण से पानी डालकर, यानी अनुपात से पानी डालकर, साफ पतले गीले कपड़े में उसे लपेटा और पेट पर रखकर उस पर पट्टी बांध दी। यह पुलटिस रात में सोते समय बांधता था और सवेरे अथवा रात में जब जाग जाता था तब उसे खोल दिया करता था। इससे मेरा कब्ज जाता रहा। पथ्य तथा पानी, मिट्टी इत्यादि के घरेलू उपचारों से 1000 में से 999 रोगी स्वस्थ हो सकते हैं। छन छन में वैद्य, हकीम और डॉक्टर के घर दौड़ने से और शरीर में अनेक प्रकार के पाक और रसायन ठूंसने से मनुष्य न सिर्फ अपने जीवन को छोटा कर लेता है बल्कि अपने मन पर भी काबू खो बैठता है। फलतः वह मनुष्यता गंवा देता है और शरीर का स्वामी रहने के बदले उसका गुलाम बन जाता है। पेज संख्या 270 पर दूध जरूरी नहीं। मेरा विश्वास है कि मनुष्य बालक के रूप में माता का जो दूध पीता है उसके सिवा उसे दूसरे दूध की आवश्यकता नहीं है। हरे और सूखे वनपक्व ही फलों के अतिरिक्त मनुष्य का कोई आहार नहीं है। बादाम आदि चीजों में से और अंगूर आदि फलों में से उसे शरीर और बुद्धि के लिए आवश्यक पूरा पोषण मिल जाता है। पेज संख्या 290 पर भाई। सेठ अब्दुल्ला ने मुझे गांधी नाम से पहचानने से इनकार कर दिया। साहब तो मुझे कहता और मानता ही कौन। उन्होंने एक अतिशय प्रिय नाम खोज लिया। वे मुझे भाई कहकर पुकारने लगे। पेज संख्या 291 साइकिल चलाई। मदनजीत ने एक खाली पड़े मकान का ताला निडरता पूर्वक तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया और उसमें इन बीमारों को रख दिया। मैं अपनी साइकिल पर लोकेशन पहुंचा। वहां से टाउन क्लार्क को सब जानकारी भेजी और यह सूचित किया कि किन परिस्थितियों में मकान पर कब्जा किया गया था। पेज संख्या 314 मातृभाषा पर जोर। मैंने शुरू से ही यह माना कि जो हिंदुस्तानी माता पिता अपने बालकों को बचपन से ही अंग्रेजी बोलने वाला बना देते हैं वे उनके और देश के साथ द्रोह करते हैं। मैंने यह भी माना कि इससे बालक अपने देश की धार्मिक और सामाजिक विरासत से वंचित रहता है। उस हद तक वह देश तथा संसार की सेवा के लिए कम योग्य बनता है। अपने इस विश्वास के कारण मैंने हमेशा जानबूझकर बच्चों के साथ गुजराती में ही बात करता था। पेज संख्या 341 शिक्षक का रूप। मेरा ख्याल है कि शिक्षक ही विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक हैं। मेरे शिक्षकों ने पुस्तकों की मदद से मुझे जो सिखाया था वह मुझे बहुत ही कम याद रहा है, पर उन्होंने अपने मुंह से जो सिखाया था
उसका स्मरण आज भी बना हुआ है। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बातें को वे थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं बालकों को एक भी पुस्तक पूरी पढ़ा पाया था। पेज संख्या 342, सच्चा गुरु। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जा सकती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा पैदा होती है। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा। 343 नंबर पेज पर शिक्षक के रूप में पिटाई। उसे रुलाकर मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। पेज संख्या 345, पिता और शिक्षक को संदेश। माता पिता की उचित देखरेख हो तो भले और बुरे लड़कों के साथ रहने और पढ़ने से भलों को कोई हानि नहीं होती। ऐसे कोई नियम नहीं है कि अपने लड़कों को तिजोरी में बंद रखने से वे शुद्ध रहते हैं और बाहर निकलने से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, यह सच है कि जहाँ अनेक प्रकार के बालक और बालिकाएं एक साथ रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ माता पिता की और शिक्षकों की कसौटी होती है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए। पेज संख्या 392, पागलपन और पाखंड। इस भ्रमण में मैंने लोगों की धर्म भावना की अपेक्षा उनका पागलपन, उनकी चंचलता, उनका पाखंड और उनकी अव्यवस्था ही अधिक देखी। साधुओं का तो जमघट ही इकट्ठा हो गया था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सिर्फ मालपुए और खीर खाने के लिए ही जन्मे हों। मैंने 5 पैरों वाली एक गाय देखी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, किंतु अनुभवी लोगों ने मेरी अज्ञानता को तुरंत दूर किया। 5 पैर वाली गाय दुष्ट और लोभी लोगों के लोभ की बलि रूप थी। गाय के कंधे को चीरकर उसमें जिंदे बछड़े को काटा हुआ पैर फंसाकर कंधे को सी दिया जाता था और दोहरे कसाईपन का उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने में किया जाता था। 5 पैर वाली गाय के दर्शन के लिए कौन हिंदू न ललचाएगा। उस दर्शन के लिए वह जितना दान दे उतना कम है। पेज संख्या 406, 3 कटिया। चंपारण सन 1917 में वहां नील के खेती थे। चंपारण के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग नील की खेती उसके असल मालिकों के लिए करने को कानून से बंधे हुए थे। वहां 3 कठिया कहा जाता था। 20 कट्ठे का वहां 1 एकड़ था और उसमें से 3 कट्ठे जमीन में नील बोने की प्रथा को 3 कटिया कहते थे। पेज संख्या 421, 10 पैसे, 6 पैसे, 4 आने। लोगों का अज्ञान दयनीय था। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते अथवा माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उसे सारे दिन नील की खेतों पर मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहां पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक न थी, स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों के 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। पेज संख्या 428 पर इन्होंने आखिर में गोरक्षा के बारे में कुछ लिखा, जिसे मैंने सबसे आखिर में रखा है। चंपारण में ग्राम पाठशालाओं और ग्राम सुधार के अलावा गोरक्षा का काम भी मैंने हाथ में लिया था। बेतिया में एक मारवाड़ी सज्जन ने अपनी धर्मशाला में मुझे आश्रय दिया था। बेतिया के मारवाड़ी सज्जनों ने मुझे अपनी गौशाला के काम में फांद लिया, यानी कि इन्होंने गौशाला के काम में इन्हें लगाया गया था। गोरक्षा का अर्थ है गोवंश की वृद्धि, गो जाति का सुधार, बैलों से मर्यादित काम लेना, गौशाला को आदर्श दुग्धालय बनाना। तो इस प्रकार बापू की इस आत्मकथा किताब का मैंने संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरा यह विचार कतई नहीं है कि कोई व्यक्ति इस किताब को न पढ़े।
मेरा ये विचार है कि आप मेरे इस अनछुए छोटे से सारांश को आपने जो सुना है उससे ज़्यादा आपको आनंद इस किताब के अध्ययन से मिलेगा। आप इसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।